नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैं शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग पढ़ा रही हूँ। उपसर्ग का मैंने प्रकार बताया था कि परिभाषा, उसके प्रकार ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं। और कितने प्रकार का उपसर्ग होता है? 3 प्रकार का होता है, वो मैंने बताया था। पहला है तत्सम उपसर्ग, दूसरा है तद्भव उपसर्ग और तीसरा है आगत या विदेशी उपसर्ग। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी तत्सम उपसर्ग। तत्सम माने जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उन्हें पढ़ाऊंगी मैं। संस्कृत के उपसर्ग हैं और जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही वह हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि मैम ये तो तत्सम वाला शब्द हो गया। हाँ, जिस प्रकार से संस्कृत के कुछ शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं उसी प्रकार से उनका रूप हिंदी में भी होता है। इनकी संख्या टोटल 22 है। आपकी सुविधानुसार मैंने लिख रखा है। ठीक है, ये वे उपसर्ग जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और ये तत्सम उपसर्ग कहे जाते हैं। इनकी संख्या 22 है। कितनी है इसकी संख्या? 22। ठीक है, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग का मतलब होता है उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है समीप जाना, समीप यानी पास, और सर्ग का मतलब होता है निर्माण करना या सृष्टि करना। ठीक है, तो उपसर्ग का मतलब हुआ कि ये शब्द वह ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द में लग करके उस शब्द को नया रूप दे देते हैं। ठीक है, उसका नव निर्माण कर देते हैं किसी मूल शब्द का, तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। ये मैंने कल भी पिछले वीडियो में भी बताया था। आइए देर न करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ये जैसा कि मैंने बताया है कि उपसर्ग जो तत्सम उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इनकी संख्या टोटल 22 है, 22 है। ठीक है, तो इस वीडियो में चूंकि अगर 22 के 22 पढ़ाने लग जाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ उसका आधा यानी 11 उपसर्ग बताऊंगी। ठीक है, 11 उपसर्ग मैं बताऊंगी। इसे ही समझाते समझाते मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो चूंकि इनका मैंने संधि विच्छेद नहीं किया है, अगर आपको संधि विच्छेद युक्त तत्सम समझना है, उपसर्ग समझना है तत्सम शब्द का, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सबका संधि विच्छेद करके अर्थ बता दूंगी। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इन्हें लेकर आई हूँ। ये सभी के सभी 20 साल से किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन शब्दों को छांट छांट कर मैं इसमें लाई हूँ। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आप जो किसी भी परीक्षा में तत्सम उपसर्ग पूछा जाएगा तो आप वहाँ फेल नहीं होंगे, यानी कि 2 नंबर आपका पक्का होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये पहला है अति उपसर्ग। अति उपसर्ग है ये, जिसका अर्थ होता है अधिक या बाहुल्य। अधिक या बाहुल्य, बाहुल्य मैंने नहीं लिखा है तो बाहुल्य भी होता है। ठीक है, अब ये शब्द मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्यंत, अत्याचार, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि यूपी की बात करूं, दिल्ली की बात करूं या हरियाणा की बात करूं, कहीं की भी, तो उनमें ये अक्सर पूछा जाता है। और जितने कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं उनमें ये कहीं ना कहीं दिख जाता है अत्यंत। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखूंगी मैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। उसके बाद है अत्याचारी, यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि जिस शब्द में आधा तय लगा हो, यानी कि आधा वर्ण लिखा लगा हो, वो संस्कृत का शब्द होता है, उसे जो है तत्सम शब्द कहा जाता है और उसमें तत्सम उपसर्ग लगा हुआ होता है। ठीक है, मैं एक का बता देती हूँ और सबका नहीं बताऊंगी, और सबका बताऊंगी जब आप पूछोगे तब। ठीक है, चूंकि मैं यहाँ संधि नहीं पढ़ा रही हूँ तो, लेकिन अगर आप पूछोगे तो बता दूंगी। ये अत्यंत है, तो अत्यंत में देखिए अति प्रत्यय लगा हुआ, अति
प्लस अंत, ठीक है, अंत। अब क्या होगा, ये अत्यंत कैसे बनेगा, ई जो है ई बराबर या होता है लेकिन आधा। अब तय जो व्यंजन है उस पर से मैं ई को हमने हटा करके या बना लिया, तो ये खत्म हो गया, यहाँ से ये यहाँ से खत्म हो गया, तय हो गया आधा। जैसे ही किसी व्यंजन में से हम लगे हुए स्वर को निकालेंगे, हटाएंगे, तुरंत वह व्यंजन आधा हो जाएगा। तो ये हो गया आधा। अब मैं आधा को यहाँ लगा देती हूँ। अब आ तो है ही पहले, ठीक है, और प्लस के बाद तुरंत बाद आ है छोटा वाला, जो कि हर व्यंजन में लग करके उस व्यंजन को पूर्ण रूप देता है जिसे हम उच्चारित कर सकें। तो अब इसको कहाँ मिलाएंगे, या में मिला देंगे। तो जब हम इसको या में मिला देंगे तो ये या जो है ये पूरा हो जाएगा, आधा नए और तय लग जाएगा, आया आगे का लग जाएगा, ये अत्यंत हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये बनता है। ये यड़ स्वर संधि में आता है। कौन सी स्वर संधि में आता है, यड़ स्वर संधि में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इतना ही बताऊंगी, सभी ऐसे ही सबका संधि विच्छेद करके सबका संधि किया हुआ है उपसर्ग के माध्यम से। इसमें उपसर्ग लगा हुआ है लेकिन सबका संधि विच्छेद किया हुआ है। जब हम संधि विच्छेद पढ़ेंगे वहां विस्तार से मैं सारे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए, ये जितने इसमें शब्द मैंने लिखे सब महत्वपूर्ण है, एक भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो, क्योंकि ये जितने भी मैंने लिखे हैं सब किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं। 2020 से लेकर के, बल्कि 95 से लेकर के 1995 से लेकर के मैंने देखा है, तो ये सारे शब्द पूछे गए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में। इन्हें पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, ठीक है। तो ये अति उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें अत्यंत, अत्याचार, अतिक्रमण, अति उत्तम। अब देखिए ये लिखा है अति उत्तम, अति प्लस उत्तम, ठीक है। ये चूंकि अब यही वही वाला काम यहाँ भी होगा, तय या ई का या बन जाएगा, तय आधा हो जाएगा और या के ऊपर ऊ का मात्रा लग जाएगा। यहाँ आ का डंडा लगा था, यहाँ ऊ का डंडा लगेगा, तो इस प्रकार से इसका रूप बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा नहीं बताऊंगी मैं। तो ये था। अब दूसरा उपसर्ग है अधि का। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। ये देखिए अधि प्लस कार अधिकार, अधि प्लस आदेश अध्यादेश, अधि प्लस यक्ष अध्यक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया, यानी कि जितने शब्द मैंने लिखे हैं सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, घुमा फिरा कर हमेशा पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा इसको। इसमें पूछेगा कि कौन सा उपसर्ग लगा है तो आप अधि बताइएगा। यदि पूछता है अधि का अर्थ क्या होता है तो ऊपर या श्रेष्ठ बताइएगा, ठीक है। अब तीसरा उपसर्ग है हमारा अनु। अनु का मतलब ही होता है पीछे चलना, ठीक है, पीछे चलना, ठीक है, अनुकरण करना। तो देखिए अनु में है अनु उपसर्ग लगा है यहाँ, अनु प्लस भव अनुभव, अनु प्लस भूति अनुभूति, अनु प्लस रोध अनुरोध, अनु प्लस वाद अनुवाद, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अनु उपसर्ग लग करके बने हुए हैं। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सब परीक्षा में पूछे गए हैं। आवाज नहीं पूछे गए, बहुत समय से पूछे जा रहे हैं, बराबर पूछे जा रहे हैं, रोज पूछे जाते हैं। मतलब जिस भी परीक्षा, जो भी कंपटीशन होता है सब में पूछे जाते हैं, ठीक है। अप उपसर्ग है। अप उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या हीन, ठीक है, बुरा या हीन। देखिए पढ़ते ही समझ में आ जाता। अपमान है ना, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति, ये सारे के सारे अप उपसर्ग से बने हुए हैं, ठीक है। इसका मूल शब्द है ये, और इसमें अप लग गया है। व्यय माने खर्च करना, कीर्ति माने कीर्ति होता है, यश होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अब उपसर्ग लग के बने हैं, सब महत्वपूर्ण है। उसके बाद पांचवा है अभी। अभी भय, भय से भालू, ठीक है। अभी उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है सामने या ओर, यानी कि सामने या ओर, कहते हैं ना चारों ओर या उसके ओर या सामने, ठीक है। तो ये होता है। अब इस अभि प्लस मुख अभिमुख, अभि प्लस ज्ञान अभिज्ञान, अभि प्लस आस अभ्यास, ठीक है। अभि प्लस लाशा बराबर अभिलाषा। तो ये सभी क्या है, अभि उपसर्ग से बने हुए, सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छठा है हमारा अब उपसर्ग है, ठीक है। अब का अर्थ होता है बुरा या हीन। और ये देखिए अवसर,
जो हम रोजाना के अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जिसका प्रयोग करते, कहते हैं ना ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी हमसे पूछ लिया जाए इसमें मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है, तो हमें ही नहीं पता होगा, नहीं पता होता है सबको, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और हमारे रोजाना की जिंदगी में प्रयोग किए जाते हैं। अवसर हो गया, अवकाश हो गया, अवनति हो गया, अवज्ञा हो गया, ठीक है। इसका अर्थ अवनति का मतलब नीचे गिरना, अवज्ञा का मतलब होता है किसी की आज्ञा का पालन ना करना, अवज्ञा। तो ये है। उसके बाद 7वां उपसर्ग है आ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है तक या समेत, यानी कि वहां तक या उसके समेत, साथ, ठीक है। देखिए ये लिख रहा है आहार, आहार माने जो हम खाना खाते हैं, हाँ आहार लेते हैं। आक्रमण किसी पर चढ़ाई करना, है ना। आजन्म, आक्रमण जो है ये मूल शब्द है, आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, आ उपसर्ग है। हार जो है ये मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। जन्म जो है ये मूल शब्द है, जन्म तक, जन्म तक, ठीक है। आजन्म, आमरण मृत्यु तक, आ मूल मरण मूल शब्द है, आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है सारे के सारे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं। अब 8वां है हमारा उच्च या उत उपसर्ग, उच्च या उत उपसर्ग। इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है। जैसे उत्थान, उत्थान का मतलब क्या होता है, उत्थान का जो अपोजिट होता है वो होता है पतन, यानी कि नीचे गिरना। पतन का मतलब गिरना, अवनति की ओर जाना, और उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठना, ठीक है। तो उत प्लस थान, उत तय आधा होगा, थान मूल शब्द है, इसमें उत उपसर्ग उत्थान। उत प्लस नति, यहाँ 2 नए लिखा हुआ है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसमें उपसर्ग पूछेगा तो आपको उत बताना है, उत ये वाला, ठीक है, ये वाला बताना है आपको। उत प्लस नति उन्नति, उत प्लस चारण, यहाँ चय की जगह पे आधा तय होगा, ठीक है। उच्चारण होगा, उच्चारण, ठीक है। यहाँ उत प्लस लंघन, उल्लंघन होगा, उल्लंघन। जो आधा लय है यहाँ आधा तय होगा, उत प्रत्यय जुड़ा हुआ है इनमें। ये सभी के सभी बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। 9वां है हमारा उप, उप का मतलब होता है पास, ठीक है। उप का मतलब पास या निकट या समीप, ठीक है, ये होता है। देखिए उप प्लस कार, उपकार, कार मूल शब्द है, उप जो है ये उपसर्ग है, उप जो है ये उपसर्ग है। स्थिति मूल शब्द है, उपस्थित हो गया। उप प्लस ग्रह, ग्रह जो है मूल शब्द है, और उप जो है ये उपसर्ग है, ठीक है। और यहाँ उपसर्ग ही लिखा हुआ है। उपसर्ग का मतलब होता है कि किसी के समीप जाकर के उसको नया रूप दे देना, नए तरीके से उसको बना देना, ठीक है ना, सृष्टि कर देना, निर्माण कर देना, तो ये होता है। देखिए इसमें सर्ग मूल शब्द है और उप जो है ये उपसर्ग है। अब आ जाइए 10वें में। 10वां है हमारा दुष, दुष उपसर्ग है, ठीक है। ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। दुष उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बुरा या कठिन, ठीक है। जैसे दुष, ये विसर्ग संधि है, इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। दुष प्लस साहस बराबर दुस्साहस। जब हम संस्कृत संधि पढ़ेंगे तब वहां पर मैं बताऊंगी। दुष प्लस साहस बराबर दुस्साहस, दुष प्लस कर बराबर दुष्कर। अच्छा, ये वाला षटकोण वाला किसके साथ लगता है? षटकोण वाला लगता है पै के साथ या कै के साथ, कै वर्ग के साथ या पै वर्ग के साथ षटकोण वाला स लगता है। और छोटा स के साथ या तय वर्ग के साथ छोटा स वाला आधा स लगता है। और जो ये इस प्रकार का होता है, षटकोण वाला जो श होता है ये कै वर्ग में, पै वर्ग में और टय वर्ग में लगता है। और जो बड़े वाले स का आधा स होता है वो चय वर्ग में लगता है। चय वर्ग का कोई भी वर्ण हो और वहां पर आधा स लगाना हो तो बड़े वाले स का स लगता है आधा, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए इन सब में दुष् प्रत्यय जुड़ा हुआ है, दुष् प्रत्यय जुड़ा हुआ। अब ये तो वर्ण के हिसाब से लगाया हुआ, यहाँ क है तो इसलिए ये षटकोण वाला आ गया। यहाँ जो है ध था यानी कि तय वर्ग का, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये छोटा सा आ गया। यहाँ पर फिर ये टय वर्ग है इसलिए यहाँ षटकोण वाला आ गया। तो वो तो उसकी स्थिति के अनुसार है, ये हम पढ़ेंगे जब संधि पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कैसे आता है, ठीक है। तो ये दुष् उपसर्ग है। फिर उसके बाद है 11वां है हमारा दुर उपसर्ग।
दुर, दुर का मतलब होता है भगाना या फिर बुरा या कठिन, है ना, कठिन। तो ये देखिए बुरा या कठिन होता है, इसका अर्थ जैसे हो गया दुर्गति। अच्छा, दुर्गति, दुर्गति, गति क्या है, चाल, गति किसको कहते हैं, चाल को, ठीक है, उसमें दुर उपसर्ग लगा दिया, अब हो गया दुर्गति। दुर्गति का मतलब जिसकी बहुत बुरी गति हुई हो, बड़ी बुरी स्थिति हो, उसको दुर्गति कहते हैं, ठीक है। दुर्भाग्य, जिसका भाग्य बड़ा बेकार हो उसे दुर्भाग्य कहते हैं। दुर्गम, जो रास्ता जाने का रास्ता बड़ा दुर्गम हो, बड़ा कठिन हो, उसे दुर्गम कहते हैं, है ना। दुर्स्वर, गम, गम जो है ये मूल शब्द है, ठीक है। लभ जो है ये, लभ जो है ये मूल है, इसमें दुर उपसर्ग लगा दिया, दुर्लभ हो गया। दुर्लभ माने बड़ी कठिनाई से मिलने वाली चीजें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जो मैंने छांट छांट कर लिखे हैं आप लोगों के लिए। ये 11 उपसर्ग मैंने पढ़ाया है, लेकिन इसमें उन्हीं शब्दों को मैंने प्रयोग किया है, रखा है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। कम से कम 20-25 साल से ये बराबर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश में, किसी न किसी कंपटीशन में ये जरूर पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, अगर हिंदी का पेपर उसमें होता है तो ये जरूर से जरूर आते हैं। मैं उन्हीं शब्दों को इसमें रख रही हूँ जो आपके लिए उपयोगी हो, ठीक है, बेकार के शब्द नहीं रख रही हूँ। तो अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो 2 नंबर आपके पक्के होंगे, ठीक है। तो चलिए खूब मेहनत से इसे पढ़ते रहिए, दूसरे लोगों के पास शेयर करते रहिए। यदि नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।